इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। क्या नाम है पूरा चैप्टर का? गुड बॉय। सो प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। गुड गाइस, मैं हमेशा तरक्की करता रहूँगा आपके साथ, ये गारंटी है। चैप्टर सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसका आज दूसरा लेक्चर है और उस लेक्चर के तहत हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल हमने इन बातों पर चर्चा किया था कि एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती, हमने उन्हें समझा। हमने समझा कि प्राइवेटाइजेशन की वेव दुनिया भर में कैसे बनी और भारत तक भी आई। अगला टॉपिक हमारा है इसमें, ये सारे टॉपिक मैंने एक साथ लिख दिए हैं, मैं इन्हें इकट्ठे लेकर के चलूँगा ताकि आप इसे तोड़ तोड़ करके ज़िंदगी में रट्टे ना मारें, एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट डेवलप हो। चैप्टर का पर्पज़ तो यही है, एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट डेवलप हो। कल के आपके कुछ सवाल इसी में समाहित हैं। जो करण ने कल क्वेश्चन पूछा था, हमने नॉन रिकॉर्डेड मैनर में कल आंसर किया था, वो टॉपिक में आगे गिवन है कि प्राइवेटाइजेशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत सी चुनौतियाँ हैं जब हम प्राइवेटाइजेशन करने जाते हैं। तो टॉपिक्स आर अटेम्प्ट्स एट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्राइवेटाइजेशन द अल्टरनेटिव मॉडल्स, प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स, जॉइंट वेंचर्स, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर डिबेट, अ नॉन इशू। यही मेन टॉपिक्स हैं। हम ऐसे ही दिमाग में आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की डिबेट चलती रहती है, ऑथर क्या कह रहा है, ये एक नॉन इशू है, मत करो, बंद कर दो, इलाज कहीं और है, इस डिबेट को स्टॉप करो। आगे जॉइंट वेंचर्स की कहानी को समझेंगे हम। प्राइवेटाइजिंग लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स, ये क्वेश्चन रहते हैं ना कि लॉस मेकिंग को प्राइवेटाइज करें या प्रॉफिट मेकिंग को। प्राइवेटाइजेशन क्या कोई अल्टरनेटिव मॉडल है? कोई अल्टरनेटिव मॉडल है? प्राइवेटाइजेशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, भारत जैसे लोकतंत्र में ये कितनी संभव है? अटेम्प्ट्स एट प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के प्रयास। दैट्स ऑल। चलिए सीक्वेंस में शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया भर में जब प्राइवेटाइजेशन की वेव थी वो भारत भी आनी थी, नेचुरल है, लेकिन भारत को रशिया के और यूरोपीय मुल्कों के सोशलिज़म से कैपिटलिज़म की तरफ आने वाले अनुभवों का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके दो मुख्य कारण थे, टू रीज़न्स। पहला रीज़न क्या था? देखें, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हुआ करती थी, इसमें हम एग्ज़ाम्पल रशिया का ले लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे, आप रशिया और इंडिया दोनों को कंपेयर कर लेना। सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे कि रशिया हुआ करती थी, इन कंट्रीज़ में कंप्लीट मोनोपोली हुआ करती थी पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि दे आर सोशलिस्ट। ऐसे में इस कंप्लीट मोनोपोली के एटमॉस्फेयर में प्राइसिंग भी पूरी तरह मोनोपोलिस्टिक हुआ करती थी। तो प्राइसिंग पूरी तरह मोनोपोलिस्टिक थी, उसको मार्केट का कोई चुनौती नहीं थी, उसमें आप कोई एफिशिएंसी ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चीज़ मैटर नहीं करती थी। सिंपल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल था। भारत में ऐसा नहीं था। भारत में कंप्लीट सोशलिज़म नहीं था। भारत एक मिक्स्ड कैपिटल कंट्री थी, यानी कि भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था जिसमें कैपिटल सोशलिज़म और कैपिटलिज़म दोनों साथ साथ चल रहे थे। यानी कि एक लेवल पर चीज़ें नेशनलाइज थी, पब्लिक सेक्टर लीड कर रहा था, बट उसके साथ साथ एंसिलरी इंडस्ट्री की फॉर्म में प्राइवेट सेक्टर को भी उभरने का मौका दिया गया था। इसकी वजह से हम सोशलिस्ट रशिया की तरह नहीं थे, पूरी तरह हम अलग थे उनसे। तो यहाँ पर आप कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल नहीं फॉलो कर रहे, इसलिए प्राइसिंग भी उतनी स्ट्रांगली मोनोपोलिस्टिक नहीं थी जितनी रशिया और दूसरे सोशलिस्ट मुल्कों में थी। यहाँ पर प्राइसिंग को एक मार्केट का चैलेंज था शुरू दिन से, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर रशिया से कंपेयर करें तो 1917 से 1991 तक के उस रशिया को, या बहुत से ऐसे मुल्क जिन्होंने कोल्ड वार शुरू होने के समय, यानी कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने, वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म हुआ? 1939 से 1945 तक का वर्ल्ड वार था। तो 1945 के बाद से कुछ कंट्रीज़ ने सोशलिज़म अपनाया, तो अगर उन्हें ले लें तो 1991 तक उनके लगभग 50-55 साल हो गए, और अगर रशिया को ले लें तो उसके लगभग 80 साल का दौर हो गया। तो 70-80 साल का रशिया का दौर, 50-55 साल का बाकी मुल्कों का दौर, ये कंप्लीट सोशलिज़म के होने के कारण कंप्लीट स्टेट लेड इकॉनमी थी। यानी कि यहाँ पर नाम मात्र भी मार्केट या प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं एग्जिस्ट करते थे।
ऐसे में पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर ढांचे को अचानक से मार्केट ओरिएंटेड प्राइवेटाइजेशन वाले कैपिटलिस्ट ढांचे में बदल देना एक डिफरेंट चुनौती थी, एक डिफरेंट चैलेंज था। भारत में ये भी एग्जिस्ट नहीं करता था। भारत की परिस्थितियाँ इससे भी अलग थी, क्योंकि भारत में पहले दिन से ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्मेट अपनाया। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर शुरू से ही एग्जिस्ट करता था, और हमें धीरे धीरे उस नर्चर होते प्राइवेट सेक्टर को पूरी ग्राउंड प्रोवाइड करनी थी 1991 के बाद। ऐसा नहीं था कि हमें एक सिस्टम पूरा ख़त्म करके एक नया सिस्टम लाना है। हमने चलते हुए दो पैरेलल सिस्टम्स में से एक सिस्टम जो अब मैच्योर हो गया है उसे लीडिंग प्लेयर बनाना था, दूसरे लीडिंग प्लेयर को पीछे करके। तो इसलिए भारत की ये परिस्थिति भी उन मुल्कों से अलग थी। तो उन मुल्कों के अनुभव भारत के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं थे। भारत ने एक बहुत यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई थी। जवाहरलाल नेहरू को आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, और बहुत से नीतिकार जो उनको उस समय में सलाह दे रहे थे, जिसमें पीसी महालनोबिस की भूमिका है। नीति ये थी कि पब्लिक सेक्टर सीनियर मेंबर का रोल प्ले करेगा, दोनों ही प्ले करेंगे, दोनों ही अपनी भूमिका निभाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन पब्लिक सेक्टर के पास सीनियर रोल होगा, वो लीडिंग रोल प्ले करेगा और उसके तहत पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ेगा। ऐसे में हमने टाइम दिया, रूम दिया प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पिटेंट बनने के लिए, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ विकसित करने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए, और हमने एटमॉस्फेयर दिया प्राइवेट सेक्टर को नर्चर होने के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को नर्चर होने के लिए एक अच्छी कंज्यूमर मार्केट चाहिए थी, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कें हों, बिजली हों, यातायात के साधन हों, कुछ भी हों, उन्हें ये चाहिए था। एक अच्छा खासा स्किल्ड वर्किंग पूल चाहिए था। ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिशिंग स्टेट में लाने के लिए बुनियादी ढांचे खड़े करने ज़रूरी थे। तो पब्लिक सेक्टर ने समय भी दिया प्राइवेट सेक्टर को, और माहौल भी दिया उभरने का, बाज़ार भी दिया, और स्किल्ड वर्किंग फोर्स भी दी। ये सब चीज़ें खड़ी करके दी, और 40-50 साल में लगातार काम करते हुए प्राइवेट सेक्टर ने मैच्योरिटी अचीव की। और उसी मैच्योरिटी के दम पर जब 1990 का समय आया, तो अब ये था कि मैच्योर हो चुका बच्चा, बड़ा हो चुका व्यक्ति, मैं उसको अब उन सेक्टर्स में भी आने दो जिनमें आपको लगता था कि किन्हीं कारणों से वो नहीं आ सकता। तो बस इतना ही करना है कि उन सेक्टर्स को जिनको स्टेट के लिए रिज़र्व रखा गया था, उन्हें लिबरेट कर दो। तो लिबरलाइजेशन फॉलो की हमने। हमारे देश में एक्चुअली ध्यान देना ये होगा कि हमारे देश में कोई रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं है। ये लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। ये अलग है उन मुल्कों से, वो सोशलिस्ट कंट्रीज से, क्योंकि हमने बस ऐसा किया कि आप और आपका छोटा भाई, आप हर तरह की चुनौतियां खुद पर ले रहे हो। शुरुआती समय में उसके जहाँ रास्ते पे वो चलता है, आगे धूप है, सड़क गर्म है, आप पाँव के नीचे हाथ भी रखते हो, वो प्रोटेक्टेड रहे, आप रास्ता भी बना के देते हो, खुद चलते हो और साइकिल पे उसे बैठाते हो, और पैदल चलते हुए साइकिल चलाकर उसे आगे साइकिल पे लेके जाते हो। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि वो भी बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। बस फिर जो काम आप कर रहे थे आपने उसको दे दिया। जब वो ज़िम्मेदार हो गया, जब उसके कंधे उस काम को उठाने योग्य हो गए, तो आपने उन ज़िम्मेदार कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी। देखो, भारत का मॉडल अलग था। भारत ने पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को इस सोच के साथ एक साथ चलाया हमेशा ही। लेकिन यहाँ पर अब एक समस्या आएगी, जहाँ पर हमने ये बात की कि भारत को उन सोशलिस्ट कंट्रीज से कोई अनुभव नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि 1986-7 में कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में ये क्लियरली लिखा गया था कि पब्लिक सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर कितनी एफिशिएंसी इंड्यूस करता है, वो कितना कॉम्पिटेंट सेक्टर है, उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन में, और रिसोर्स के बेटर यूटिलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर इज़ फार बेटर ऑप्शन नाउ डेज एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर। ये कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में स्पष्ट था, और यूके के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने बहुत तगड़ा स्टैंड लिया था इसके लिए। तो जो उनकी पावर थी, उनका जो एक्सप्रेशन था, वो जितने कन्विंस्ड थे इस चीज़ से, जो उनकी लीडरशिप थी, वो चीज़ की कमी भारत में रही। भारत में ऐसा महसूस तो हो रहा था कि प्राइवेटाइजेशन अब होना चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर रिडंडेंट हो रहा है धीरे धीरे,
वो कैपिटल को उतने एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर रहा, वो मार्केट की नीड्स को सर्व नहीं कर रहा। ऐसे में हमें बदलाव लाना चाहिए। ये ज़रूरतें महसूस हो तो रही थी और हर पॉलिटिकल पार्टी इसकी चर्चा कर रही थी, लेकिन किसी में भी इतने गट्स नहीं थे कि वो एक फ्रंटल स्टैंड ले, फ्रंट पे आए और इस पॉलिसी को देश के सामने रखे, क्योंकि चुनावी राजनीति में कोई भी लोगों का आक्रोश झेलना नहीं चाहता था। पॉपुलर डेमोक्रेसी में आपको लोगों से वोट मांगना है, और ऐसे में हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का जो अनुभव था वो ये था कि वो सामाजिक न्याय के लिए लाया गया था, वो सोशल जस्टिस के लिए लाया गया था। अगर कहीं लोगों को शिक्षा मिली, अगर कहीं लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, अगर एक लाइफ सिक्योरिटी मिली, या विवाह शादियां हर क्षेत्र में वो मजबूत महसूस करने लगे, तो एक लाइन ये पहले ही बोली जाती थी कि सरकारी नौकरी ले लो भाई। तो सरकारी नौकरी घर घर में घुस चुकी थी, हमारे समाज का ताना बाना हो चुकी थी। ये सरकारी शब्द विवाह संबंध से लेकर के सामाजिक स्थान बदलने तक, राजनीतिक शक्ति दिलाने तक हर जगह मजबूत हो गया था। ऐसे में कौन नेता हिम्मत करे और देश को आकर के कहे कि सरकार अब इन कामकाज से लेना देना नहीं रखना चाहती, ये सब हम प्राइवेट कर देना चाहते हैं। लोगों का विरोध बहुत होना था, और उस समय में इतनी क्षमता किसी में नहीं थी कि वो ऐसा करे। और 1989 से 1991 का समय भी ऐसा था कि वो टर्बुलेंट था, अलग अलग पार्टियां बदल रही थी, सत्ता में आ रही थी। ऐसे में अंततः फाइनली फिर कांग्रेस ने ही, ऐसा नहीं है कि देश के सामने कुछ बहुत बड़ा स्टैंड रखा, हाँ कांग्रेस ने अपनी पार्टी की एक पार्टी लाइन क्लियर कर दी देश को, और वो थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो कांग्रेस ने उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा अपना विचार देश के सामने रख दिया, और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने भी कोई बहुत बड़े रेडिकल चेंज लाने की बात नहीं की ताकि लोगों का विरोध ना हो, और दूसरी तरफ भारतीय सिचुएशन को समझ के बदलाव लाने, उसने भी बस इतना ही किया। मैं वो दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वो हमने कर लिया है। उसने भी बस इतना किया कि जहां 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने बहुत एनलार्ज कर दिया था पब्लिक सेक्टर को, उसने उसी एनलार्जमेंट को लिमिट कर दिया 1991 की पॉलिसी में। ये कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलेंगे, बस कुछ एसेंशियल एरियाज़ में और कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में ही अब पब्लिक सेक्टर रह जाएगा। प्राइवेट प्लेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल कराएंगे, और दूसरी तरफ विदेशी निवेश को भी बढ़ाने के प्रयास आज से होने लग जाएंगे। ऐसा सरकार ने उस समय में बात विचार रखा। तो भारत में प्राइवेटाइजेशन के विचारों का आरंभ कुछ इस तरह से हुआ, जहां एक इच्छा शक्ति कमज़ोर नज़र आई, मार्गरेट थैचर के बराबर की, वहीं दूसरी तरफ भारत थोड़ा अच्छी बेहतर परिस्थिति में भी था उन मुल्कों के मुकाबले जो क्लियरली सोशलिस्ट थे, और उन्हें रातों रात बदलाव लाना था, कैपिटलिस्ट होना था। तो जहाँ कुछ फ़ायदे मिले भारत को, वहीं भारत की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली से भयभीत कुछ राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमज़ोरी भी थी। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर कहानी आगे बढ़ी और देखा गया कि देखते हैं क्या करते हैं। तो इसको एक टॉपिक से बताया गया है, रियलिटी वर्सेस रिटोरिक। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बस इसमें आगे जाके वही आएगा। उसमें क्या है रियलिटी और रिटोरिक। देखिए, बात ये कही गई थी कि हमें लिमिट करना है प्राइवेट सेक्टर को, तो हमें पब्लिक सेक्टर को हमें प्राइवेटाइजेशन करना है। उसके तहत कुछ कदम उठाए गए। उन कदमों के तहत क्या था कि स्कूटर्स इंडिया नाम की कंपनी थी, उसको बजाज को देना था। स्कूटर्स इंडिया को बजाज को देना था कि बजाज इसे टेक ओवर कर ले। स्कूटर इंडिया भारत सरकार का था, लेकिन ये कदम नहीं उठा पाई सरकार ने मैसेजेस भेज दिए, सरकार ने पॉलिसी गाइडलाइन बता दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन देश भर में एग्जिस्ट कर रही ट्रेड यूनियंस ने इसका विरोध कर दिया। और ऐसे में जो कांग्रेस की खुद की इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, INTUC, ना चाहते हुए भी अपनी साथी जो बाकी की ट्रेड यूनियन थी उनके दबाव में इसको भी स्टैंड लेना पड़ गया, क्योंकि इसको ये डर हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर ना चले जाएं, मेरे फॉलोअर ना चले जाएं, कि ये ट्रेड यूनियन हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही, क्योंकि जो इसी ट्रेड यूनियन की पेरेंट पार्टी है वही इस कंपनी को प्राइवेट करना चाहती है, तो ये उस पेरेंट पार्टी को ध्यान में रख रही है, हमारे इंटरेस्ट को नहीं। तो वर्कर खिलाफ हो जाते। तो खुद की अफिलिएटेड ट्रेड यूनियन ने ही सरकार को रोक दिया कि नहीं कर सकते आप। मतलब राइट विंग से, लेफ़्ट विंग से, किस किस विंग से सरकार का विरोध नहीं हुआ। और आप समझ लीजिए,
सरकार ने कदम वापस ले लिए। मतलब स्कूटर इंडिया उस समय में प्राइवेटाइज़ नहीं हो पाया जब सरकार करना चाहती थी। किस कारण से? प्रभाव, दबाव। तो ये दिखता था कि उस समय में शायद देश की राजनीति इस बात की अनुमति नहीं देती होगी कि बड़े सख्त कदम उठा सकें। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं द सॉफ्ट स्टेट पॉलिसी, एक सॉफ्ट स्टेट कल्चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो कौन है? द एम्प्लॉयज़, वर्कर ये नहीं होने देना चाहते हैं। फिर वर्कर के तो इंटरेस्ट जेन्युइन है, वर्करों के नाम पर अपनी पोजीशन मजबूत करने वाले, पैसा खाने वाले वर्कर लीडर, वो भी ये नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो यूनियंस ख़त्म तो लीडर ही ख़त्म, और फिर उन्हीं लीडर को सिर्फ जोड़ना है। इतने सारे वर्कर बैठे, इन्हें नहीं, सिर्फ लीडर को शाम को दफ्तर बुलाया करना है। इन लीडर के वाया हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में वर्कर के रूप में मिल रहे वोटिंग के फॉर्म में समर्थक। तो कुछ पार्टियां भी ऐसी थीं जिनमें खासतौर लेफ़्ट थी, जो ये चाहती थी कि कहीं ये यूनियंस ना ख़त्म हो जाएं, क्योंकि यूनियंस ख़त्म तो लीडर ख़त्म तो हमारे और जनता के बीच जो एक सीधा संपर्क है इस लीडर के वाया, लीडर बोलता है तो वोट इधर डलता है, लीडर बोलता है तो वोट उधर डलता है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा फिर। तो फिर वो भी एक पॉइंट पे खड़ी हैं कि भाई नहीं, कारण उनके वाजिब रहते होंगे कि वर्कर का अधिकारों का क्या, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स का क्या, कॉरपोरेटाइजेशन तो नहीं कर रहे प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, उनके कारण वाजिब रहते होंगे। मैं भी वो कारण अभी बताऊंगा, पर ले लेकर के कहानी ये कि ये हुआ नहीं। फिर आरोप उल्टे और सरकार पर लगे, वो क्या बंद, थोड़ा चला आगे ना तो बंद कर दिया करो। ऐसा माहौल बनाया करो जैसे शिमला में बीच में एकदम से बादल आता है, मुंह पे ओस ओस आ जाती है, फिर एकदम से पसीना आता है, वैसा कर दिया करो। ओके, बादल, पसीना, देन बादल। चलो, तो अब दूसरी चीज़ की बाल्को के विषय में ये कहा जाता है कि जिस समय में वो मुनाफा दे रही थी, 550 करोड़ रुपए का उसने प्रॉफिट दिया, उस समय में 2001 में उसके शेयर आपने बेचे, मतलब उसकी हिस्सेदारी आपने बेची, तो सरकार पर आरोप लगाया बड़ी जैसे किसान मजदूर संघ थे, और उसके एक बड़े नेता थे दत्तोपंत थेनागड़ी। तो दत्तोपंत उस समय के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, किसान मजदूर एकता संघ के बड़े नेता। मैंने किसान तो नहीं कह दिया था पहले, किसान वर्ड हटा देना। ओके, ये उस जो मजदूर संघ है उसके बड़े नेता थे, और इनके द्वारा ये एनालिसिस रखा गया कि सरकार ने फ्रॉड किया है देश के साथ। उन्होंने दो उदाहरण रखे। पहला, उन्होंने ये कहा कि जो मॉडर्न फूड नाम से इंडस्ट्री थी उसे थ्रो अवे प्राइजेज़ में दे दिया, लाभ पहुंचाया प्राइवेट प्लेयर को जो सरकार के फेवरेट थे। और दूसरा, बाल्को जैसी कंपनी जो प्रॉफिट में थी उसकी हिस्सेदारी बेची, ये भी लाभ पहुंचाया गया। ये तो देश के साथ एक स्कैम है, इट इज़ अ फ्रॉड। इस तरह के विरोध जब लोगों में, अखबारों में छपे, उस समय की बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार का खुल करके चारों तरफ विरोध होने लगा। एपीजे अब्दुल कलाम के भी आर्टिकल्स आते रहे कि इंडिया रियली तब शाइन करेगा जब वो हर किसी के लिए शाइन करेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तेज़ी से कह रहे थे कि इंडिया शाइनिंग। हर जगह दुनिया भर में जा के वो एक ही बात कहते थे, गो एंड सी द इंडिया इज़ शाइनिंग। पर ज़मीनी स्तर पर ऐसा बन रहा था माहौल कि इंडिया इज़ नॉट शाइनिंग। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सॉफ्ट स्टेट एटीट्यूड को त्याग के हार्ड स्टेट अपनाया। उन्होंने कुछ ऐसे प्राइवेटाइजेशंस किए, वर्कर्स, ट्रेड यूनियंस, तमाम उनके विरोध में एक लहर बना दी गई। कांग्रेस भी लेफ़्ट के साथ मिल गई, ये सब एकदम से जुड़ गए। उस समय में एनडीए हार गई, 2004 में हार गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री बने फिर, और उस समय में कांग्रेस कोई मेजॉरिटी के साथ थोड़ा ना आई थी, तो अलायंस में आई थी, और लेफ़्ट उनके समर्थन में थे, तो लेफ़्ट के साथ मिलकर सरकारें बनाई। तो एक्चुअली में सरकारें हमेशा इस बात से घबराती रहीं कि देश में सत्ता में बने रहना प्रायोरिटी है, और सत्ता में बने रहेंगे पॉपुलर वोटिंग से। और पॉपुलर वोटर्स जो हैं उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि देश में जिस तरह का करप्शन का लेवल रहा है, और जितने बड़े स्तर पर गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी, भुखमरी, पिछड़ापन, कुपोषण रहा है, ऐसे में जनता का विश्वास अभी उतना नहीं है कि अगर देश के रिसोर्सेज पब्लिक एसेट से निकाल के सरकार के पास गए तो वो हम तक बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, बेहतर रोज़गार के रूप में पहुंचेंगे। और दूसरा, उन्हें ये भय भी रहता था हमेशा कि ये संसाधन देश की मेहनत से बने हैं, देश के गाढ़े धन से बने हैं,
इन्हें औने पौने दाम में प्राइवेट प्लेयरों को बेच के सरकार उन्हें पूंजीपतियों को फ़ायदा देना चाहती है। तो ऐसे में उनकी ज़्यादा लगाव उन कंपनियों से था, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से था, जिनमें नौकरियां करके एटलीस्ट उनके घर बने और उनका जीवन बदला। तो वो हमेशा से ही विरोध में रहे। भारत में पब्लिक सेक्टर के खिलाफ माहौल बनाना बड़ा मुश्किल होगा, हमेशा याद रखना, बहुत मुश्किल होगा। और प्राइवेट सेक्टर के फेवर में माहौल बनाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि आप आज भी प्राइवेट सेक्टर को सुनते ही क्या दिमाग में आता है, एक्सप्लॉयटेशन। और ये कल्चर बदलना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर को। कंक्लूसिव रिमार्क्स में मैं यही रखूँगा, स्कॉलर ने यही लिखा है। तो कुल मिला के ऐसा माहौल बना, और इस माहौल के तहत मजबूत नहीं हो पाई सरकारें, क्योंकि 1990 के बाद आप देख सकते हैं सरकारें कोलिशन में आईं, मिली जुली सरकारें आई। किसी एक पार्टी को ब्रूट मेजॉरिटी तो मिली नहीं, तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकारें आई नहीं। मिली जुली सरकारों में हमेशा ही जो क्षेत्रीय पार्टियां आपको समर्थन देती हैं, इसकी वजह से आप सरकार में उनके क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन, क्षेत्रीय संघों के साथ लगाव रहता है। और जैसे ही आप ऐसा कोई कदम उठाना चाहते थे तो वहाँ से विरोध के स्वर आते थे, और जैसे ही वो विरोध के स्वर आते थे बस आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर मैसेज दे देते थे कि हम समर्थन ले लेंगे, हम साथ में नहीं हैं, हमारा उधर से वोटर जाता है। तो फिर केंद्र सरकार निर्णय क्षमता में कमज़ोर पड़ी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में कमज़ोर पड़ी। ये एनडीए सरकार के समय में भी हो गया था। तो कहने का मतलब ये दौर फिर एक ऐसा रहा कि प्राइवेटाइजेशन की गतिविधियों में उतनी कोई अधिक सफलता मिली नहीं। मतलब कहा कुछ था, इरादे कुछ थे, 91 की पॉलिसी बोलती कुछ थी, ये सब रेटोरिक थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत रियलिटी फिर कुछ और रही। आई बात समझ में? तो एक ऐसी सी परिस्थिति यहाँ पर उभर करके आई। उसके बाद फिर निकल के आता है सवाल कि प्राइवेटाइजेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी पॉसिबल है। देखिए, जिस देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, पहली बात तो ये निकल के आती है, वहाँ पर आप चीन की तरह या सोशलिस्ट मुल्कों की तरह ऐसे ड्रेस्टिक प्राइवेटाइजेशन कर नहीं सकते। आपको पत्रकारों का विरोध झेलना पड़ेगा, ट्रेड यूनियंस का, किसान संघों का, और तमाम चीज़ें हैं जिनका विरोध आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जगह देनी पड़ती है ना। अब आपने मान लीजिए कि आप बैंक हैं, अब यहाँ पर आप नोटिस करते होंगे सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का जब लेके आती है, क्या बैंक स्ट्राइक पे नहीं जाते हैं? सारा देश बर्दाश्त करता है ना। क्या कभी भी सरकार ने ऐसा एफर्ट करते देखें आप सरकार को, कि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आके सारे देश को कहा हो कि आज आपको असुविधा हुई कि नहीं हुई? तो देश ने कहा हुई, तो आप हमारा साथ देते हो इन्हें क्रश करने के लिए? तो देश ने कहा हाँ देते हैं, कर दो क्रश, तो सरकार ने क्रश कर दिया हो। ऐसे है नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आइडियल्स नहीं हैं। पीसफुल तरीके से उन्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है। वो स्ट्राइक करते हैं, सरकार के पास अधिकार है उनकी सैलरी काटने का, सरकार काटती है। स्ट्राइक वाले दिन मैं आपको बता दूं कि बैंक कर्मचारी की तनख्वाह कटती है, लेकिन हाँ स्ट्राइक करना उसका अधिकार है, वो करते हैं, वो सरकार की नीति के विरोध में। और सरकार एक लोकतांत्रिक मुल्क में उन्हें इतना स्पेस देना पड़ता है कि वो करें। रेलगाड़ी में कभी सफ़र करिए, हर दीवार पे, रेलगाड़ी पे, स्टेशनों पे क्या लिखा रहता है? हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते आपको दिखेगा नॉर्थ जोनल यूनियन स्ट्राइक इतनी तारीख को, आओ सारे संघ, तो हथौड़ी और हसिया, सिक्कल एंड हैमर बना होगा। रेलवे स्टेशनों पे आम रहता है। ज़रा यात्रा करिए, थोड़ा पंजाब से आगे जाइए, यूपी बिहार बंगाल के एरिया में घुसते ही तो हर दीवार पे यही मिलेगा, नॉर्दर्न जोन रेलवे यूनियन स्ट्राइक, फलाना स्ट्राइक। ये इट इज़ अलाउड इन दिस कंट्री। सो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसी कोई टोटलिटेरियन ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते हैं। संसद में जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट में फैसले चले जाते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, किसान जो रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर सरकार 3 कानून लाई, सरकार ने अब उन्हें निरस्त किया है, अलग बात, लेकिन उन पे स्टे किसने लगाया था? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब कौन गया था? मजदूर संघ गए थे, किसान यूनियन। आपके देश में बहुत सी चेक हैं सरकारों के ऊपर, संसद का चेक है, जुडिशरी का चेक है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, जनता का चेक है। तो इतना ड्रेस्टिक आप कहेंगे कि कोई बदलाव ले आ पाना लोकतंत्र में, पहले तो इसकी चीज़ मना ही है, ये नहीं हो सकता। समझ में आई? दूसरी चीज़, सरकारों को एक चीज़ का सुधार, लोकतंत्र में क्या है, सरकारें क्या करती रहती हैं कि जो भी एसेट्स हैं, अगर उन एसेट्स को लोगों को बेचती हैं, प्राइवेटाइज करती हैं, और ऐसा करते समय उन एसेट्स की जो नेट वैल्यू फाइनलाइज निकाली जा रही है, वो बुक वैल्यू से निकाली जा रही है अगर,
तो स्कॉलर ये कहता है ये अपने आप में देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। एसेट्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ अभी आप उसे आंक रहे हैं, अगर वो बुक वैल्यू पे बेस्ड है तो इट इज़ फ्रॉड। कैसे? बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? इकोनॉमिक्स में सिंपली जो भी बच्चे लॉ कॉमर्स करते हैं उनको पता है। इसका सीधा तरीका ये रहता है कि भाई आपने जिस समय में जो चीज़ खरीदी उसका जो ओरिजिनल प्राइस था, बुक वैल्यू ऐसे निकलती है। जैसे सपोज़ करो आपने कार ली 2010 में, डन, तो आपकी 2010 में कार की जो प्राइस थी ओरिजिनल प्राइस रखा, उसमें आज दिन तक जो डिप्रिसिएशन आई है, जो भी आपने मेंटेनेंस कराई, जो एमोर्टाइजेशन हुआ, डिप्लीशन हुआ, सब माइनस करते जाओ और मौजूदा उसकी जो कीमत है, मतलब एक अकाउंटेंट एक कंपनी अपनी बुक में अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखला रही है वो बुक वैल्यू होती है उस एसेट की नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से अब तक जो भी घाटे हुए, जो भी उसमें से गया निकला, सब माइनस करके फाइनल एक नेट वैल्यू निकाला। पर ऐसा तो नहीं होता ना मेरे बच्चों। उस ज़माने में आपने 5 एकड़ में एक डिपो बनाया, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC का, 5 एकड़ में, तो उस ज़माने की 5 एकड़ की ज़मीन की कीमत क्या होगी? कुछ हज़ार या लाख हैं। तुम उसको बुक वैल्यू के हिसाब से उसकी नेट वैल्यू निकालने लगे हो, तुम तो लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन माहौल में बांट रहे हो किसी को। और हमने देखा जब विदेश संचार निगम लिमिटेड का मर्जर हुआ टाटा के साथ, तो क्या हुआ? उसके तो बेअंत ज़मीनें, स्टेट जो थे 170 एकड़, 150 एकड़, दिल्ली, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ कहाँ, वो एज इट इज़ ही साथ में चला गया और उसकी तो वैल्यू ही नहीं असेस की गई। आई बात समझ में? आपने उस ज़माने में जो चीज़ें लगाई हैं आज वो किस कीमत तक पहुंच चुकी हैं, देखना पड़ेगा ना कि वो चीज़ है कौन सी। तो इस तरह से मेजॉरली इसे एक ब्यूरोक्रेटिक फ्रॉड कहा गया है कि हमारे देश में जब चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं तो उसमें जो एसेट्स हैं जब उन्हें लिक्विडेट करते हैं अपन, तो अपन उसकी नेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बुक वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट से। नहीं, उसका आज के हिसाब से मार्केट प्राइस निकालो, पता लगेगा फिर तुमको कि मार्केट प्राइस क्या है। तो ये स्कॉलर बताता है, कई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कई कैग बता के गए हैं कि दिस फ्रॉड मस्ट बी क्लोज, ये बंद करना चाहिए देश में। तो इस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है जब आप ये पता करते हो कि ये सरकारी गोदाम था FCI का, ये इस बंदे ने ले लिया सेटिंग के दम पर औने पौने दाम में। तब आपको प्रॉब्लम होती है कि मेरा 5 मरले का घर नहीं मेरे से लिया जा रहा, इसने गोदाम किधर से ले लिया। दैट इज़ क्योंकि 5 मरले का घर लिया आपने प्राइवेट प्लेयर से, उसने गोदाम लिया सरकार से। तो वो ये इस तरह से चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हैं। ओके, अब मान लो उस गोदाम में लोहे का गेट लगा है, लोहे के गेट को क्या है, प्राइमर लगा के फिर रंग मार लो। उस समय में लोहे का गेट 30 साल पहले जब लगा, उस समय की लोहे की कीमत से आप डेप्रीसिएशन फलाना टमकाना सब निकाल करके आज की एक बुक वैल्यू बना रहे हो, पर उसी भार का उसी वजन का आज लोहे का गेट लेने जाना पड़े तो कितने का। तो इस तरह से गार्डर, शेडें, गेट, मशीनें, लोहा, कोई बुक्कत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। एक एक हैमर की फाउंडेशन में जो ईंटें हैं वो भी उस ज़माने की मजबूत पक्की ईंट, आज 7 रुपये की एक ईंट है और वो फाउंडेशन ऐसे ही फ्री में जा रही है, कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह से ये बुक वैल्यू कल्चर ने तबाही मचाई है पूरी। ये कहा गया है कि वैल्यूएशन मेथड ही फ्रॉड है अपनी कंट्री में। तो इस चीज़ को वो कहते हैं कि सुधार लो, इस चीज़ को सुधार लो। तीसरी चीज़ वो ये बताते हैं कि थर्ड आस्पेक्ट इज़ कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक और प्रतिबंध है सरकार के ऊपर कि ये देखा जाता है देश के अंदर कि जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कहीं ढोंग तो नहीं, ये कॉरपोरेटाइजेशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसे किसी कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है, एक बेहतरीन चलती कंपनी को या फिर किसी भी एक कंपनी को जो है नुकसान में, और वो उसे इसलिए ले भी नहीं रहा कि वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो उसमें बेहतर मैनेजमेंट इंड्यूस करके अब वही प्रोडक्ट को बेहतर बना के चलाएगा ना। हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन बोगस इसलिए भी हुआ है, आगे जाके यही आने वाला है कि वो बोगस इसलिए भी है कि अमूमन जो सिक यूनिट्स थे, प्राइवेट प्लेयर लॉजिकली उसे कभी टेक ओवर करेगा ही नहीं, पर प्राइवेट प्लेयर ने उसे टेक ओवर किया। टेक ओवर करने का रीज़न उस यूनिट को एफिशिएंट बना करके आगे रन करना नहीं, उसमें इन्वॉल्व एसेट्स को यूज़ करके और उससे अटैच उस एस्टेट यानी कि जगह में अपना एक नया बिजनेस धंधा या यूनिट खड़ा करना उस पर्सन का मेन उद्देश्य होता है। फिर तो ये कहानी ही बोगस हो गई सारी कि हम इसको इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि ये कंपनी एफिशिएंट हो जाएगी। वो तो कंपनी एंड हो जाती है, कंपनी ही एंड हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी हैंड टूल्स बना